मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। पालिका अधिनियम 1949 प्रकरण 2 मधील नियम 1 व 2 अन्य मान्य महापौर यांना असलेले अधिकारानुसार मालेगाव शहर महानगरपालिकाची विशेष महासभा क्रमांक 5 दिनांक 24/8/2026 महानगरपालिकेच्या 7वी न्यायालय सभागृहात येथे आयोजन करण्यात येत असून मान्य महापौर महोदय यांची परवानगीने सभाचे कामकाज सुरुवात करण्यात येत आहे। विषय क्रमांक 6 मान्य महापौर यांच्या शिफारशीने श्री मोहम्मद मुस्तफी मोहम्मद मुस्तफा यांचे यादीने मालेगाव महानगरपालिका क्षेत्रात दूरसंचार कंपन्यांनी टाकलेले OFC नेटवर्कसाठी लागू असलेले शुल्क वसुली करण्याकामी विचार विनिमय करून निर्णय घेणे। कुछ सवाल है, मेरी बात रख लो और वो नोट कर ले, क्योंकि ये जो विषय है OFC का, रिलायंस कंपनी और दूसरी कई कंपनी 2013 से हमारे यहाँ OFC के केबल डाल रही है और इसमें धोखा सिर्फ कारपोरेशन के साथ ही नहीं हुआ। महाराष्ट्र शासन ने जो DIT बनाई थी उसको भी कंपनियों ने धोखा दिया और सबसे बड़ा धोखा रिलायंस जियो ने दिया है, जिसमें करोड़ों रुपये हमारे आज हमारा शहर 2013 से सिर्फ कोई ना कोई वजह से खोदा ही जा रहा है। कभी ये केबल डाला जा रहा है, कभी अंडरग्राउंड के नाम पर, कभी किसी और नाम पर। मगर जिस तरह से ये भ्रष्टाचार हुआ और इसमें जो कई डिमांड ड्राफ्ट भी हर्षद मेहता के स्कैंडल के जैसा भी स्कैंडल हुआ, इसमें कई डिमांड ड्राफ्ट हमारे यहाँ जो कारपोरेशन में आए वो भी ऐसे आए जो जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए था वहाँ नहीं गए। कुछ डिमांड ड्राफ्ट एक्सिस बैंक के जिसका नंबर मालेगांव कारपोरेशन में भी दिया गया, अकाउंट में हमारे दिखता नहीं, और पूना के भी डिमांड ड्राफ्ट पे वही नंबर दिया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ा भ्रष्टाचार पूरे महाराष्ट्र के साथ किया जा रहा है और उसमें बड़ा हमारे साथ अन्याय हुआ। ये एक ऐसा विषय है, अगर सिटी इंजीनियर आ जाए और मेरी बात नोट करते जाए तो फिर उनको जवाब देना आसान रहेगा। 2013 में हमारे यहाँ जियो रिलायंस ने OFC का केबल डालना शुरू किया, ऑप्टिकल फाइबर केबल। उस वक्त इनको जो ऑर्डर दिया गया वो 67,083 किलोमीटर का था और उसने मालेगांव में खुदाई की 77,084, यानी करीब 10 किलोमीटर उसने ज़्यादा खोदा, जिसका पैसा हमको दिया नहीं गया। यानी झोल जो है खोदने की लंबाई में भी और कीमत में भी है, रेट में भी है। उसको उस वक्त रेट दिया गया कच्चा रास्ता खोदने का 300 और हॉट मिक्स खोदने का 1900 2013 में। जबकि 2013 में DIT की गाइडलाइन जो थी वो 1875 थी और कच्चे रास्ते की, और हॉट मिक्स की 3750 थी। उसके बाद 2014 में, ये 2013 से 17 की बात मैं अभी कर रहा, बचाओ सर, फिर 17 से अभी तक की बात उसके बाद करूँगा। तो 2014 में शासन का एक निर्णय आया, वो शासन के निर्णय में कीमत ठहरा दी गई कंपनियों के खोदने के लिए। उसमें डामरी रास्ता 5,500, खड़ीचा रास्ता 2760, मुरुम साइड पट्टा 1150, रस्त्याची बाजूची जमीन यानी जो रास्ते से के बाजू में है उसका 275 और टाइल या पेविंग ब्लॉक जो लगा है उसका 5,500। उसके बाद भी वो कच्चा रास्ता 300 और हॉट मिक्स 1900 के हिसाब से ही कारपोरेशन ने उससे पैसा क्यों ली? जो ज्यादा खोदा गया उसका पैसा उससे वसूल क्यों नहीं किया गया? ये एक सवाल हो गया। दूसरा, जो उसने
डिमांड ड्राफ्ट दिया, तो 57 लाख का एक डिमांड ड्राफ्ट जो है वो पानी पट्टी के खाते में क्यों गया, जबकि बांध काम का है। वो खाते में वो पैसा क्यों ट्रांसफर हुआ? क्योंकि हम पानी प्रॉपर्टी टैक्स, पानी पट्टी नहीं, घर पट्टी के खाते में वो पैसा गया, वो आया अकाउंट में बराबर बात है। मगर ऐसा भी तो हो सकता कि कंपनी जो टावर लगा रही उसका भी पैसा देती है, तो दोनों मिक्स तो नहीं कर दिया गया। दूसरा, 2,52,00,000 ये डिमांड ड्राफ्ट इनका दिखता, मगर उन्होंने मालूमात में ये दिया है कि कंपनीच्या नाव माहित नहीं। इतनी बड़ी रकम कौन सी कंपनी ने दी ये माहित नहीं, ऐसा ये कैसे जवाब दे सकते? दूसरा, 2,70,000 का एक्सिस बैंक का इनका चेक है, जिसका नंबर है DD 257473 12/10/2021 को। ये 2,70,000 एक्सिस बैंक का कंपनी तो देती हुई दिख रही है, मगर हमारे अकाउंट में क्यों नहीं आया? और सेम नंबर पूना की कारपोरेशन में भी कैसे? ये मुमकिन ही नहीं है कि दो अलग अलग चेक, दो एक ही नंबर के दो अलग अलग कारपोरेशन में थे। तो ऐसा तो नहीं कि उसने फॉर्जरी किया है, गलत चेक बनाया, पूना की कारपोरेशन में वो केस हो गया, मगर हमारे यहाँ तो आया, मगर वो दिखता नहीं, तो इस पर इन्होंने क्या कार्रवाई की? ये मामला जो है रिलायंस कंपनी का 2013 से 2017 तक, जो इन्होंने अभी तक एक ओपन इस वजह से हुआ कि कारपोरेशन ने ही एक कंसल्टेंट लगाई प्राइवेट, और उसको बोली कि इसकी इंक्वायरी कर। कंसल्टेंट ने 2 फेज में इंक्वायरी किया, दोनों फेज में आज की पोजीशन में 44 करोड़ रुपया रिलायंस जियो से लेना निकल रहा है। 3 मई को कंसल्टेंट ने रिपोर्ट दी, 2 महीने तक कारपोरेशन ने रिलायंस कंपनी को उस रिपोर्ट के आधार पर वसूली की कोई बात बोली ही। 13 जुलाई को कारपोरेशन ने कंपनी को लेटर लिखा कि तुम पे 44 करोड़ ये 2 फेज में निकल रहा है। उसके बाद उसने एकदम, और लेटर भी बहुत अच्छा अलाउ लेटर जैसा लिखा, रिलायंस कंपनी है, अंबानी की कंपनी है, तो डरते होंगे, तो बहुत प्यारा लेटर लिखे, यानी वसूली की बात तो लिखे मगर एक अच्छे अंदाज में लिखे। और उन्होंने भी बहुत मोहब्बत से ही जवाब दिया कि 2 महीने के बाद हम इस मामले में जवाब देंगे। 2 महीना इतना वक्त क्यों? 13 जुलाई से आज 1 महीने के ऊपर हो गया, तो 2 महीने का अगर उनका जवाब आया तो इन्होंने फौरन उनको क्यों नहीं बुलाया कि ये कंसल्टेंट ने तुम्हारे ऊपर रिकवरी निकाली है, इस पर तुम बैठकर बात करो, सही है गलत है जो भी है, कंपनी को बुलाना चाहिए था, उस पर बात करना चाहिए। ये भी इन्होंने नहीं किया। उसके बाद अभी 2017 से अभी तक कंसल्टेंट को सारी मालूमात दी नहीं गई। आज की पोजीशन में एक अंदाज ऐसा है कि 10 करोड़ सिर्फ जियो से वसूल किया जाएगा। ये 44 करोड़ के बाद की बात है, यानी 17 के बाद, 17 से अभी तक प्रशासन राज में कितने ऑर्डर किस किस कंपनी को दिए गए, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राज प्रशासन राज में तो था, तो वो डिटेल इन्होंने बताना कि कितने ऑर्डर दिए गए और कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने कम रेट में हमको पैसा दिया, और जो हमने लिमिट दी थी, अगर 1 किलोमीटर दी थी तो उन्होंने अगर 2 किलोमीटर खोद दिया तो वो 2 किलोमीटर का पैसा क्यों नहीं वसूल किया। आज अगर सही तरीके से ये काम करे होते, प्रशासन ने सही तरीके से काम करा होता, और मैंने ये भी सुना कि ये भी बोला गया कि बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस, उस कंपनी से ऐसे कैसे लड़ लेंगे, इसीलिए तो 2-2 महीने लेट लेटर दिए जा रहे हैं, 2-2 महीना लेट उनका जवाब भी आ रहा है, तो मान ले रहे हैं। तो ये सारे सवाल के जवाब प्रशासन ने देना, उसके बाद मैं मेरी बात 5 मिनट और बोलूँगा। उसके बाद में थोड़ा 7-10-2500 हमने एक प्रस्ताव भेजा कमिश्नर साहब को, जो 2013-14 से जो अपने यहाँ पे OFC लाइन डाली वो ऑडिट करते, कितनी लेंथ पे डाली है, एक्चुअल में कितनी डाली है, ये सब ऑडिट करने के लिए ये था। तो एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया, 16-26 को उनको वर्क ऑर्डर किया। पहला जो 13/5/26 को संबंधित कंसल्टेंट है
उन्होंने एक रिपोर्ट बना के दिया। वो रिपोर्ट बना के 13/7/26 को रिलायंस जो है उनको हमने जियो जो है उनको 2 महीने बाद की। सर सवाल उसमें ये है, तुम जो मैं बोल रहा हूँ तुम भी वही बात बोल रहे हो। मेरा सवाल सीधा है उसमें सर हमने उसने जो दिया, जो अहवाल दिया था वो खातरी मतलब वेरीफाई कर रहे थे। वेरीफाई इस टाइप में कर रहे थे, रेट के लिए वेरीफाई कर रहे थे, लेट के लिए वेरीफाई कर रहे थे। और हमने उनसे ये मांगे कि तुम इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे दो, ताकि अपन फिर बाद में हमने विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा कि वकील के थ्रू ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए, अब कंपनी को अपन भेज दें। फिर एक कंसल्टेंट हमने फिक्स किया, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। कंसल्टेंट क्यों लगाए कि वो टेक्निकल हर तरीके से उसका जानकार था, उसने रिपोर्ट दिया। वो रिपोर्ट के आधार पे इन्होंने उसी वक्त उसको नोटिस देना था और बाकी मालूमात उसको बुलाना चाहिए था। तुम एक कंसल्टेंट तुमने खुद लगाए, तो क्या तुमको उस कंसल्टेंट की रिपोर्ट पे विश्वास नहीं है क्या? सर उन्होंने सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट थे वो दिए नहीं थे, हमने मांगे शायद मीडिया के लिए हो। बीच में वाइन आने के बाद उनका जो आया नोटिस कमिश्नर साहब की सही लेके हमने इमीडिएट वो नोटिस भेज दिया। इमीडिएट नहीं होता। 3 मई के बाद 13 जुलाई को इसको इमीडिएट महापौर मैडम बोलेंगे क्या? इमीडिएट कैसे बोलेंगे इसको? 3 मई को कंसल्टेंट रिपोर्ट देता और बच्चा साहब बोल रहे इमीडिएट हमने 13 जुलाई को भेज दिया। 13/5 को दिया सर उन्होंने। 13/5 को दिया। तुमने कब दिया? 13/5 को दिया। तुमने रिलायंस को कब भेजा? रिलायंस को 27/7 तो 27/7 को इन्होंने भेजा। 13/7 को जियो को दिया सर। 13/7 तो ये इमीडिएट हो सकता क्या? 2 महीने के बाद कोई जवाब देना और यहाँ बोलना कि हमने इमीडिएट दे दिया। फिर लेट किसको बोलते? 2 साल के बाद देते, उसको लेट बोला गया होता क्या? इसमें वेरीफाई करना जरूरी हमको। वेरीफाई आप करें क्या? वो रिपोर्ट के साथ भेजे। हमने जो कंसल्टेंट की रिपोर्ट थी आपने वही रिपोर्ट भेजी है। हाँ, उन्होंने पेपर में दिया। और अगर उन्होंने 2 महीने के बाद जवाब देने का बोला तो क्या वजह 2 महीने रुकने की? हाँ, हमने जब लेटर दिया तो उन्होंने रिलायंस जो ने 27/7/26 को एक लेटर दिया कि हमको 2 महीने की ये सब सबमिट करने के लिए ये था मुद्दत चाहिए। उनका जो लेटर है हाँ, मुद्दत में उन्होंने लेटर में 2 महीने रिक्वायर्ड 2 मंथ। तुमने 2 महीने के बाद उसको कुछ बोला क्या कि 2 महीना हम नहीं देंगे टाइम? 2 महीना क्यों टाइम इतना ज्यादा? नहीं सर, हम अभी उनको नोटिस बना रहे कि अरे अब तो 1.5 महीना हो गया, सब हम करेंगे। कारपोरेशन की अगर कोई नुकसान हो रहा है तो सबसे पहले कमिश्नर डिपार्टमेंट कैसे वसूली की जाए, इस लाइन पे काम करते। मैं हमेशा महासभा में बोलता कि ये रास्ता दिखाते कि हम ये कर रहे। वसूली के लिए इन्होंने 2 महीने का टाइम क्यों दिया? इमीडिएट उनको बुलाना था। इमीडिएट का मतलब मैं बच्चाओं साहब को बता देता कि 2 महीने का टाइम बोले थे, इन्होंने जवाब देना था 7 दिन के अंदर यहाँ आओ, हमारे साथ मीटिंग करो, ये कंसल्टेंट की रिपोर्ट है। उनको भी जो बोलना था बोले होते। 2 महीना टाइम देने की जरूरत क्यों? और क्या बच्चाओं साहब ने सर उसने ज्यादा खुदाई की, इसकी नोटिस तुमने नहीं भेजेगे कंपनी को? इससे पहले कंसल्टेंट से पहले तुमने भेजे है ना? ये बात मानते कि नहीं कि 67 किलोमीटर 10 किलोमीटर ज्यादा खोदा है उसने? वो ये बात तुम मानते कि नहीं मानते? तो उसका जो डिमांड आया उसका डिमांड नहीं पूछ रहा मैं। अच्छा साहब, रिलायंस जियो ने 2013 से 2017 के बीच में 77,83 किलोमीटर मालेगांव महानगर पालिका में खुदाई की है कि नहीं की है? सर वो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग किया है। टोटल अलग अलग नहीं, टोटल इतना तुमने नोटिस नहीं दिए क्या उसको कि तुमने ज्यादा खोदे? तुम नहीं बोलेगे मैं अपनी नोटिस तुम्हारी बता दूंगा। नहीं सर, मुझे याद नहीं आ रहा वो नोटिस याद नहीं। 13-14 का जो है मुझे याद। चलो ठीक है महापौर मैडम, चलो याद नहीं आ रहा, हो सकता है इंसान है, याद नहीं आ रहा होगा। मगर 2 महीना अगर उसने टाइम दिया तो तुमने उसको क्यों नहीं इमीडिएट बोला कि वो आकर इस पर बात करे? दूसरा, रेट में तफावत है कि नहीं? तुमने 300 रुपये से कच्चा रास्ता
और 1900 रुपये से हॉट मिक्स खोदने का उसको पैसा लिए। वो मुद्दे पे डिस्कस होने वाला था उनको। नहीं, ये अमाउंट में तफावत है कि नहीं? उनके दिए हुए रेट में और अपना रेट में तफावत है। तफावत है तो उसकी वसूली क्यों नहीं होती? हाँ, तो वही उनके जो रेट है ना वो क्लैरिफाई करनी जरूरी थी। उनके जो रेट क्लियरिफाई करना तुम्हारा तुमको जरूरत क्यों है? शासन का निर्णय है, 2014 का शासन का क्लियर निर्णय है। तुम हर चीज यानी शासन निर्णय भी देगी तो वेरीफाई करेंगे। सीधा निर्णय है शासन का हॉट मिक्स का 5500, कच्चे रास्ते का 1900। क्लियर निर्णय वेरीफाई किससे करने जाते हैं? जब शासन ने निर्णय दे दिया कि इस लाइन से वसूली होना चाहिए तो वेरीफाई क्यों और किस लिए? जलगांव, ये जलगांव का है, क्या जलगांव की रोड हमसे बेहतर थी? क्या जलगांव कारपोरेशन के इंजीनियर हमसे बेहतर थे? या हमारे कारपोरेशन के इंजीनियर ये मानते हैं कि वो उस लायक नहीं है कि वसूली नहीं कर सकते? जलगांव के कारपोरेशन ने जियो फाइबर OFC का जो रेट वसूल किया, डामरी रास्ता 3340 रुपया, तो वो अगर 3340 रुपया वसूल कर सकते तो शासन ने ऐसा बोला है कि मालेगांव कारपोरेशन की रोड ठेकेदार या कारपोरेशन ने खराब बनाई है तो 1900 लेंगे। वेरीफाई किससे? जब शासन ने निर्णय दे दिया तो फिर वेरीफाई क्यों? ठीक है सर, अभी जो उन्होंने रेट दिया ना वो हिसाब से प्रपोजल गया हुआ है। वो जो आप अप्रैल 14 का जो GR था वो GR के हिसाब से एक काउंटर एक GR था, वो हिसाब से कंफ्यूजन था। उन्होंने क्या दिया बिल्कुल था। देखो, कोई भी मैडम, कोई भी इंसान हो, कोई संस्था हो, कोई एजेंसी हो, हमारे फायदे की क्या बात थी बच्चा है? नहीं, अपना हमारे फायदे की क्या बात? वसूली होना जरूरी। नहीं, कौन सा GR हमारे फायदे का? नहीं, वो कैंसिल कर दिया ना शासन ने, इसलिए बताओ। हाँ, ये जो है ना, अगर वो कैंसिल किए तो फिर जलगांव कारपोरेशन ने ये रेट में क्यों पैसा वसूल किया? उनको क्यों दिया? यही कंपनी, वही उसके बाद रिलायंस जियो ने जलगांव को 3340 रुपया क्यों दिया और हमको क्यों कम दिया? तुमने कंसल्टेंट इसीलिए लगाया ना कि कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार या धोखा हुआ है, कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार और धोखा हुआ है। ये तो अभी सीधी बात बोल रहा मैं। अभी डिमांड ड्राफ्ट पे आऊंगा, प्रॉपर्टी टैक्स में तुम्हारा डिमांड ड्राफ्ट कैसे आया? डिमांड ड्राफ्ट कभी बाउंस होता है? डिमांड ड्राफ्ट केस आइटम है, चेक नहीं है। एक चेक का नंबर 2 जगह कैसे इस्तेमाल हुआ, ये सब कर तुम जवाब ही नहीं दे पाएंगे। सीधी बात है। उसमें जो है ना, अगर जलगांव ने 2014 के हिसाब से वसूल कर ली तो तुमने क्यों नहीं वसूल किया? मैं उस पर भी नहीं जाता। सब कुछ होने के बाद जब कंसल्टेंट तुमने लगा लिया तो उसके बाद कंसल्टेंट की रिपोर्ट को तुम क्यों इतनी स्लो चला रहे? 2 महीना लेट तुम दे रहे, 2 महीना लेट जवाब मांग रहे, ये क्यों हो रहा? अभी भी उनको लेटर रेडी किया है हमने, साहब की सही से भेजना था, तो इससे अभी एक लेडी का लेटर रेडी किया है। साहब की साइन से देना था। आयुक्त साहब अभी 8 दिन हुआ छुट्टी पे गए हैं। एवढा मोठा स्वरूपात त्या विभागाचे हे जबाबदार असेल तर ही लायबिलिटी त्यांच्यावर फिक्स करण्यात येईल, नाही तर मग यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा। अगर का नाही महापौर मैडम, प्रॉपर्टी टैक्स में 57 लाख का चेक क्यों नहीं आया? क्यों आया? बांधकाम में क्यों नहीं आया? 2,52,00,000 का डिमांड ड्राफ्ट जो इन्होंने माहिती दी है उसमें लिखा है कि वो कंपनी का नाम हमको नहीं मालूम, उसका इन्होंने क्लियर बताना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कारपोरेशन को 2,52,00,000 कोई डिमांड ड्राफ्ट दे रहा हो और ये उस खाते में लिखते हो कि कंपनी का नाम माहिर नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? कोई क्या ऊपर से आके दे दिया गया? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो झोल और गड़बड़ हो रही है इसमें। अकाउंट, ऑडिट, बांधकाम, प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब लोगों की या तो जानबूझ के कोई लापरवाही है, समझबूझ के लापरवाही है, या फिर इनको महानगर पालिका से कोई मोहब्बत नहीं है, महानगर पालिका के नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। यही बात हो सकती। मुझे सिर्फ इन्होंने बताना है कि कंपनी की मालूमात तुमको क्यों नहीं है? 2,52,00,000 का जो डिमांड ड्राफ्ट है। अरे आज ऐसे हालात है, अगर हमने बोल देना कि 10 लाख हमको मालूम नहीं कहाँ से आया, NI, ATS, क्राइम ब्रांच, सारी पुलिस हमारे घर आ जाएंगी।
ये हालत है मालेगांव की तो खास तौर से। रिलायंस का 13-14 में सर, रिलायंस जियो का 13-14 का 2,56,13,236 ये increase, मतलब ये पैसा आया हुआ है। किसने दिया वो? तुमने फिर ये रिलायंस 13-14 नहीं, आप लेटर का पूछ रहे थे, लेटर दिया 13-14 का जो है प्रभाग 4 का, प्रभाग 2 का, 3 का और 1 का ऐसा करके 2,56,13,926। प्रॉपर्टी टैक्स में वो 57 लाख क्यों आया? जमा होते कैसे गया? तो तुम कंसल्टेंट से तुम क्यों नहीं बातचीत कर रहे कि जब ये सब इतने गंभीर आरोप है तो ये कैसे ये सब आरोप लग रहा है हमारे ऊपर? हाँ, उनकी जो नोटिस दिए थे ना, ये सुनो, तुम्हारा जनरल खाते जमा रकम मोबाइल कंपनी करुण जमा रकम, इसमें 3 नंबर पे 5/10/2023 कंपनी के नाम नमूद नहीं, 2,56,13,926 बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फला खाते में रकम जमा हुई। तो कंपनी का नाम क्यों नहीं मालूम? और क्या ये 5/10/2023 को ही ये रकम जमा हुई क्या? सर अभी हमने इससे जो निकाला, हमारे तरफ भरना का जो रहता है वहाँ से निकाला, तो ये 2,56,00,000 की इंट्री है रिलायंस जियो की। अच्छा, 13-14 तो फिर अकाउंट के उसमें क्यों ये ऐसा है कि कंपनी का नाम मालूम नहीं? सर हमारे तरफ जो इंट्री हुई ईयर वाइज वो हमने भरना से निकाली। ये द कमिश्नर मालेगांव कारपोरेशन 12/10/2021 2,70,000 ये डिमांड ड्राफ्ट हमारे पास आया तो हमारे खाते में क्यों नहीं दिया? 12/10/2021 डीडी का नंबर भी है और डीडी कभी बाउंस नहीं होती है। हाँ, 2,70,000 जियो का है। हाँ, जियो का ही बोल रहा है ना। हाँ, 21-22 कौन से अकाउंट में बताओ? ये तो तुम्हारे इसमें दिख रहा डिमांड ड्राफ्ट अकाउंट में जमा हुआ क्या? वो अकाउंट वाले से कंफर्म करके बताओ। ये डीडी नंबर तुम्हारे अकाउंट में जमा हुआ क्या? अपना हमारा जो डीडी क्या होता है, इधर लाके दे देना, तो ये जो जमा जो पावती है वो आपने बांधकाम में कर ली, तो वो रिकॉर्ड से आज हमने ये सब रिकॉर्ड नहीं है, वो नहीं। मेरे पास डीडी नंबर है, उसने जो लेटर दिया वो है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा कि ये डीडी हमारे अकाउंट में जमा हुई है क्या? ये एक डीडी है, ऐसी कुछ 2-3 और डीडी है जिसके ताल्लुक से मसले हैं। तो इतना बड़ा मसला कैसे हो सकता है? डेट जो है 12/10/2021, डीडी नंबर भी लिख लो 257473 एक्सिस बैंक की है। ये अकाउंट में कब जमा हुआ? ये तुम जो बता रहे ये दिया, ये तो मैं भी बता रहा दिया, अकाउंट में कहाँ है? और ऐसे डिमांड ड्राफ्ट है, तो क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? और इतनी ढिलंगी कारपोरेशन क्यों कर रही है? दूसरा, जब मैडम कंपनी ने जियो रिलायंस कंपनी ने OFC केबल डालना शुरू किया तो एक अटी शर्ती ये भी थी कि 2 Mbps का फ्री कारपोरेशन से लेके जितने महानगर पालिका में सरकारी ऑफिस है, पुलिस डिपार्टमेंट हो, तहसील ऑफिस हो, सबको फ्री दिया जाएगा। मैं यहाँ पर अगर ये मैं कारपोरेशन का नाम भी बता दूंगा, अगर ये बोले कि ये गलत है तो इन्होंने कभी उससे बात की कि तुमने इतना हमारे गांव में खोद दिए, सब करे, अब तुम्हारे आती शर्ती में ताकि तुम फ्री देंगे, तुम क्यों नहीं दे रहे? आज तो इंटरनेट की जरूरत सबसे ज्यादा हमको है, सारे काम ऑनलाइन हो रहे, तो इन्होंने फ्री में लिया क्या? वो नहीं लिया सर, वो हमने क्यों नहीं लिए? मंजूरी में दिए थे कि भाई 2 महीना किससे मंजूरी के लिए देते तुम? एक कंपनी और कारपोरेशन के आपस का एग्रीमेंट है, मंजूरी किससे? उनके हमने जो परमिशन दिया ना उसमें लिख दिया कि आपको 2 Mbps का हमको कनेक्टिविटी देनी है। क्यों उसने दिया क्या? तो मतलब ये तो ऐसा है कि कारपोरेशन है, कारपोरेशन का अपना एक अधिकार है, आयुक्त है, महापौर है, सिटी इंजीनियर है, बड़े बड़े अधिकारी है, ऑडिटर है,
सब कुछ है। हम एक लेटर दे दिए और वो एग्रीमेंट में है हमारे साथ, और उसके बाद वो हमको नहीं दे रहे तो हमको कुछ नहीं, हमने लेटर दे दिया, उसने क्यों नहीं दिया? ये अभी जो इंक्वायरी का रिपोर्ट गया है, तो जो नोटिस दी है वो बात की सर कर सकते। तो कंसल्टेंट ने जो रिपोर्ट दिया वो रिपोर्ट पे ही तो डील क्यों दी जा रही है? तुम ये बोलो कि अभी कब उनके साथ एक मीटिंग, महापौर मैडम, अब चर्चा बहुत लंबी जा रही, ये जवाब दे नहीं पाएंगे। अगर महापौर मैडम टाइम देंगे तो मैं 1 घंटा भी इस पे चर्चा कर सकता, मगर उनको बुलाने कर लो डायरेक्ट। इसमें आर्थिक नुकसान मालेगांव कारपोरेशन का, सिर्फ मालेगांव कारपोरेशन का गवर्नमेंट की बनाई हुई DIT, इसका गवर्नमेंट शासन का भी जो नुकसान हुआ है उसकी रकम अलग, महाराष्ट्र शासन का, और इन्होंने एक मर्तबा उसने DIT से परमिशन लिया, उसके बाद कभी DIT से परमिशन नहीं लाया, मतलब DIT वालों का भी जो पैसा देना है वो भी नुकसान। तो इन्होंने क्यों DIT का वो नहीं लिए, हर ऑर्डर में DIT का परमिशन क्यों नहीं मांगे? दूसरी बात, कारपोरेशन का 2013 से 2017 तक 44 करोड़ उससे वसूली निकलती, उसके बाद 17 से अभी तक इन्होंने फौरन कंसल्टेंट को सारे पेपर देना, जो काम किया है उसकी इंक्वायरी, ये 2 फेज में इंक्वायरी हो चुकी है, तीसरे फेज की इंक्वायरी फौरन करना, और उसके बाद जो कंपनी एयरटेल हो, वोडाफोन हो या दूसरी कंपनियां हो, वो कंपनियों का भी कंसल्टेंट से फौरन ऑडिट कराना, रिकवरी उनकी कितनी निकलती है। मेरी एक अंदाजन रकम ऐसी है कि 60 से 65 कोटी वसूली कारपोरेशन इन कंपनियों से कर सकती है जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया, और बाकी जो डिमांड ड्राफ्ट बाउंस हुआ उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, जो इंटरनेट फ्री मिलना चाहिए था वो नहीं मिला उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। तो इसके लिए एक कमेटी बनाओ और 7 दिन के अंदर जियो कंपनी, वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, 7 दिन के अंदर महापौर मैडम ने डिपार्टमेंट, जियो कंपनी, कंसल्टेंट, मुझे और कोई सदस्य अगर चाहता होगा तो उनको लेकर एक मीटिंग 7 दिन के अंदर बुलाना। महापौर साहिबा, एक बात समझ में नहीं आ रही कि कंसल्टेंट ने इनको 5वें महीने दिया, इन्होंने 7वें महीने दिया, उसके 2 महीने की स्टैंडिंग के चेयरमैन, क्योंकि आर्थिक जिम्मेदारी महापौर मैडम से ज्यादा स्टैंडिंग के चेयरमैन की थी, मगर स्टैंडिंग के चेयरमैन साहब का ख्याल नहीं था, मगर उनको भी मीटिंग में लो, कमेटी में लो। महापौर साहिबा, वो 2 महीने की मुद्दत मांगने में समझ में नहीं आ रहा कि मुकेश अंबानी की कंपनी है कि अनिल अंबानी की कंपनी है, जिसको माना जाए खड्डे में है कि ऊपर है, ये कौन सी कंपनी है? अनिल अंबानी की अभी ओ असलम भाई मुकेश अंबानी का चल रहा है, वो तो जो दूसरा भाई है सन्माननीय मुस्तकीम भाईंनी चांगलं निर्देशन आणून दिलं। महानगरपालिकेत जवळजवळ 100 कोटीचं नुकसान माझ्या मते आपण परिषदेत श्री शेख खलील अब्दुल रशीद यांचे यादी अन्वये मालेगाव महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार इत्यादी धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी CCTV कॅमेरा बसविण्याकामी विचार विनिमय करून निर्णय घेतला। अरे अभी साहब की भी रील बननी चाहिए ना। डिप्टी महापौर मैडम, मैं तमाम सदस्यों की तरफ से ये जो विषय आज हम लोगों ने जो लिए, पूरे शहर के अंदर जितनी भी मस्जिद, जितनी भी मंदिर, जितने भी गुरुद्वारा, चर्च और जितनी भी धार्मिक जगह हमारे तमाम, मैं मेरे अकेले की तरफ से नहीं लेकिन पूरे सदस्यों की जानिब से मैं बोलना चाहूँगा महापौर मैडम, डिप्टी महापौर मैडम, फुआद मैडम, आपको भी, क्या पूरे शहर की जितनी भी मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो और ऐसे धार्मिक जगह जहाँ पे ऐसे कोई हादसा या चोरी वगैरह होते हैं तो वहाँ पे CCTV कैमरे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम एक मस्जिद के बाहर 4-5 कैमरे, मंदिर के बाहर 4-5 और गुरुद्वारा के बाहर और जहाँ भी चर्च हो। तो मेरी ऐसी गुजारिश है महापौर मैडम से कि ये तमाम सदस्यों की जानिब से ये विषयों को मंजूर किया जाए और जितनी जल्द हो सकता
उतनी जल्द उसको लगाने की कोशिश की जाए। महापौर साहबा, ये विषय शहर के हित में बहुत ही अच्छा विषय है और मैं यहाँ पर ये विषय जो आया है खास तौर से मैं मालेगांव शहर के माजी आमदार आसिफ शेख रशीद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। उन्हीं की हिम्मत पर ये विषय आया था और वो आपके पास आए थे और आपको निवेदन दिया था, तो मैं तमाम हाउस की तरफ से मैं आसिफ शेख रशीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मालेगांव सेकुलर फ्रंट के तमाम जिम्मेदारों का, इस हाउस का, अपोजिशन का, सभी तमामी लोगों का, सभी पार्टियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अगला विषय विनिमय करून निर्णय घेणे। महापौर साहब, जब ये इसलिए लाया गया कि मालेगांव महानगर पालिका में प्रशासन राज था तो बहुत सारी जमीन संपादन हुई, लेकिन कहीं भी मालेगांव में ऐसा लगता है कि कोई नया रास्ता निकला। अभी हम संपादन करने जा रहे तो हमको समझ में आ रहा कि बहुत सारी दिक्कत आ रही और उसके बावजूद हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन राज में बहुत सारी जगह भू संपादन हुआ तो हमको ये लगता है रास्ता खोलने लिए नहीं हुआ, वो दूसरी कोई वजह से हुआ है। और आरक्षण की बात है कि प्रशासन राज में आरक्षण का विषय आने ही चाहिए था, इसलिए कि ये जो आरक्षण है डीपी प्लान में तो वो प्रशासन में ही डाला हुआ है, गवर्नमेंट ने डाला म्हणजे प्रशासन ने डाला, तो आरक्षण हटाने का प्रशासन राज में कार्रवाई होनी ही चाहिए थी, लेकिन उसके बाद की कार्रवाई हुई वो गलत, क्योंकि जो कानून बनाता वो कानून तोड़ता नहीं। यहाँ ऐसे ही हुआ कि जो आरक्षण किया गया था उसी ने आरक्षण निकालने की बात किया, इसका मतलब ये कि उसमें कुछ तो भी झोल है। इसलिए प्रशासन राज में जो भी भू संपादन हुआ, जो भी आरक्षण का फेरबदल हुआ, वो सब रद्द होना चाहिए। बस यही बात तो मैं लाया हूँ और उस पर यानी मैं तमाम ही लोगों से चाहूँगा कि भाई इससे सहमति से राय के लिए इसे मंजूर किया जाए। मागील काळात आपला 20 तारखेला मॅडम फेवरेट वॉट 53-54 काहीतरी विषय होता। माननीय आयुक्त साहेबांनी त्या दिवशी रजेवर असताना हा विषय आपल्यापर्यंत कळवला नाही, संबंधित लोक आपल्याकडे येऊन निवेदन घेऊन गेले। या विषयामध्ये आता पुन्हा तो विषय 53-54 घटना होता, त्याच्यावर आपण काय कारवाई केली? पक्षाच्या काळामध्ये झालेला विषय आहे आणि असं माहिती विषय आणणं खूप छान आणलेला आहे। याच्यात आपण पुढे काय कारवाई केली? याच्यावर आंदोलन झाले, सभागृहामध्ये गोंधळ झाला, पुढे काही कारवाई झाली का? 20 तारखेला मॅडम यांनी सुनावणीची तारीख दिली असताना माननीय कलेक्टर साहेबांना आपण त्याचा चार्ज दिलाय, त्यांना सुद्धा हा विषय यांनी सांगितला नाही। त्याविषयी किती वाद झाल्याची सुनवाई होती, त्याची तारीख होती, प्रशासन करतं काय? क्या काय मला मित्र मला उत्तर पाहिजे। 20 तारखेला जर सुनावणी होती तर तुमच्या सुनावणीचे तुम्ही आयुक्त साहेबांनी ठीक आहे रजेवर गेले, त्याचे कलेक्टर साहेबांनी घेतला होता, तुम्ही उपायुक्त आयुक्त मॅडम म्हणणार कलेक्टर नाही सूचना केली होती का? आज सुनावणी एवढा मोठा विषय, त्या विषयावर पूर्ण महाराष्ट्र पेटू शकतं, मालेगाव पेटू शकतं, तुम्ही त्या विषयाला हलक्यात घेतात। हलक्यामध्ये नाही घेतले ते, मग त्याचं उत्तर द्या। मग तुम्ही हलक्यात नाही घेतल्याला 20 तारखेची सुनावणी होती, त्याचं तुम्ही अधिकाऱ्यांना कळवलं का? सांगितलं का तुम्ही त्यांना आज सुनावणी आहे? त्याला सांगतो 2021-22 पासून त्याची नोटीस आलेली होती, त्यामध्ये शासनाला पत्रव्यवहार पण केला होता मॅडम आयुक्त साहेबांच्या काळामध्ये की या सदरील जागा संपादनासाठी महानगरपालिकेकडे अडचणी आहेत, फायनान्शियल अडचणी आहेत, तर तुम्ही आम्हाला कोणत्या ना कोणत्या तरी ग्रँटमधून किंवा याच्यामधून आम्हाला ती मदत पुरवावी। परंतु शासनाकडून तसं आलेलं दिसत नाही, कोणाकडे पण जमीन कोणाची जमीन असेल तर समजा 2006 नवीन डीपी आला, 2006 16पर्यंत 10 वर्षाच्या कालावधीमध्ये ते महानगरपालिकेने ॲक्वायर केलेलं पाहिजे। साहेब मला ही माहिती पाहिजे, मी तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट करतोय की 20 तारखेला जी सुनावणी झाली होती त्याचं तुम्ही मान्य आयुक्त साहेब कलेक्टर साहेबांना कळवलं होतं का? त्याच कोणाकडे होता? कलेक्टर साहेबांकडे त्या दिवस आयुक्त साहेबांनी यस सर, ते आले नाही, मान्य उपायुक्त साहेबांना कळवलं का? फक्त ती माहिती द्या तुम्ही। त्याच्यामध्ये सकाळी आयुक्त साहेबांना फोन केलेला होता, त्याच्यामध्ये त्यांचे असे निर्देश होते की सदरील काही कारणास्तव मी रजेवरती असल्यामुळं
घरी सुनावणी त्या 2 तारखेला. तरी पटतंय का? तुम्ही उत्तर काय देता? मी तुम्हाला काय विचारतोय? 20 तारखेची सुनावणी जी होती तुम्ही मान्य तुमच्या अधिकाऱ्यांना कळवलं होतं का? मी तेच सांगतो त्या सुद्धा शिष्टमंडळ आलं सुनावणीसाठी, त्यांना परत जावं लागलं ना. याला जबाबदार कोण? त्याचं तू उत्तर दे. हो, 2 तारखेला विषय कळवलं. हलक्यात घेऊ नका. नाही त्या हलक्यात एकोणीस घेण्याचा नाही चौपन्न सर. गट नंबरचा विषय हलक्यात घेऊ नका. तो विषय हलक्यात घेण्याचा विषय एकेकाला नाही किती सर. पाठवा चौकशी नंतर. तो विषय हलक्यात घेण्याचा किंवा कुठलाही विषय हलक्यात घेता ना तुम्ही. 20 तारखेला सुरवती साहेब यांचं काम नव्हतं अधिकाऱ्यांना सांगायचं. अरे तुम्हाला विषय माहिती होता? त्या आयुक्त साहेबांनी आज आपल्याकडे दिला. मी तुमची न्यूजपेपर बातमी बघितली. एका विषय माझ्या लक्षात आला. तुम्हाला सुद्धा माहित नव्हतं. आज सुनावणी आहे बरोबर आहे. मी काय करतात याची जबाबदारी आहे. प्रत्येक वेळेस महासभेला हलक्यात घ्यायचं नाही. मागच्या वेळेस महासभेमध्ये मॅडम तुम्हाला बोलतो मागच्या महासभेला आपण विषय घेतला. असं काही आले का? असं काही आले एक 2 मिनिट बोलणे काय झाले काय झालं? प्रत्येक महासभेच्या महापौर मैडम बोलो साहेब क्या बोले कमिश्नर साहेब साहेबांनी नेक्स्ट डेट दिली होती रविवार. त्यामुळं जिल्हाधिकारी महोदयांना ते कळवणं ते आमच्या लेवलला शक्य नाही. जर तुम्हाला या लेवलला नाही आहे तुम्ही आयुक्त कळवायची होती. आयुक्त साहेबांचा त्या जिल्हाधिकारी महोदयांकडे होता. त्या जिल्हाधिकारी महोदयांकडे होता. तुम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना नाही कळू शकत, हा. तुम्ही तुमच्या अधिकाऱ्यांना कळू शकता ना. परंतु मॅडमकडे तो चार्ज असल्यामुळे त्याचा कळवण्याचा प्रश्नच येत नव्हता सर. मॅडमकडे त्यांच्याकडे चार्जच नाही. मग तुम्ही मी मदत केली का सगळ्यांनी? प्रश्न नाही येत महापौर मैडम, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि 2022 16 जून को हमारी म्याद खत्म होने के बाद प्रशासक राज में जैसे असलम भाई ने ये विषय लाए भू संपादन का, प्रशासक राज में कितनी मालेगांव शहर में महानगर पालिका हद्दी में भू संपादन पे जमीन दी गई है, इसकी मालूमात प्रशासकीय राज में बोल रहा हूँ क्योंकि इससे ये संबंधित विषय है। सर्वे नंबर महापौर मैडम, सर्वे नंबर 4450, सर्वे नंबर 44 को 50 ऐका तुम्ही 44 को सर्वे नंबर 50 ते जे जागा आहे महापौर मैडम, उसमें 23,000 ओपन स्पेस की जगह थी। 2001 में लेआउट हुआ, 1 से 78 नंबर तक उसमें प्लॉटिंग हुई, उसका लेआउट गिरा, उसमें ओपन स्पेस था 23,000 स्क्वायर फीट। उसके रास्ते थे जो डीपी रोड बोले जाते, वो रास्ते थे लेआउट को 50,000 स्क्वायर फीट। ऐसे मिला के 69 कुंटल जमीन 2019 में, जिसने 1 से 78 तक जो जमीन मालिक ने जो लेआउट गिराया था, वो 69 कुंटल जमीन 2003 में 90 सर्वे नंबर 35 बोल के गिराता है, वो लेआउट पे उसको प्लाटिंग करके बेच देता है। वो 30 करोड़ रुपए के आज के रेडी रेगुलर रेट के आज के अपने महानगर पालिका की जमीन 30 करोड़ रुपए की जमीन आज छोड़ी। 2022 में मैंने उस पर लेटर लगाया। लेटर लगाने के बाद वो अभिलेखा चला, वो लेटर जाने के बाद वहां भी मैंने पाठ पुरावा किया, वो जमीन वापस महानगर पालिका के नाम पे उतारा आ गया। जैसी प्रशासक राज आया 4 महीने के अंदर वापस वो व्यक्ति के नाम पर वो जमीन चले गई। फिर वापस हमने एक कंप्लेन किए महसूल में, वो अभी 2026 में वो जमीन वापस आई अपनी। तो ऐसी कितनी जमीन मालेगांव में चोरी हुई, और जो व्यक्ति ने जमीन चोरी किया था महानगर पालिका के ओपन और रास्ते, तो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि शहर में उन्हें कितने जगह ऐसा लेआउट करके ओपन गिराया और उसके बाद खोटे कागज दाखिल करके, ये मेरे पास पेपर है मैडम, हाथ से समीकरण जो है
इसको करके ये समझी कलेक्टर को भी इसमें धोखे में रखा गया था और ये हमने साबित किया उनको। गुना दाखिल किया कैंप पुलिस स्टेशन, तारीख है 1/17/2024। गुना दाखिल वहाँ किए, आए तो साहब ने लेटर दिए कि वहाँ गुना दाखिल होना चाहिए। वहाँ पर जाकर इन्होंने पत्र व्यवहार नहीं किए, कैंप पुलिस में पत्र व्यवहार नहीं किए। इन्होंने जो है ना, जो जमीन माफिया, जो जमीन चोर था, उसको इन्होंने फूल बचाने की कोशिश की। इन्होंने जवाब देना चाहिए कि कैंप पुलिस स्टेशन में इन्होंने पत्र व्यवहार क्यों नहीं किए। सर्वे नंबर 44 को पन्ना, सर्वे नंबर 90 करके उसमें ओपन और अपने रास्ते चुराए गए थे, गुन्हा दाखिल है। तर याच्यामध्ये लेआउट जुन्या काळामध्ये तो पास झालेला आहे, त्यानंतर त्याला आतापर्यंत स्थगिती आहे, ती स्थगिती आता उठवलेली नाही अद्याप। त्यामुळे जेव्हा त्याला लेआउट करायचा असेल तेव्हा त्याला ओपन स्पेस आणि डीपी रोड नियमानुसार सोडावा लागेल आणि त्यानंतरच त्याला रिवाइज करता येईल। आता सध्याच्या लेआउट वरती स्थगिती आहे। महापौर मैडम, मेरा सवाल ये है कि पुलिस में जो कंप्लेन हुई है, आयुक्त तो साहब ने लेटर दिए है गुना दाखिल करने का, नगर रचना अपने टीपी साहब जो भी, इन्होंने पत्र व्यवहार क्यों नहीं किए? क्यों वो शख्स को बचाया जा रहा है? मेरा बोलने में अच्छा, उसकी इंक्वायरी होगी तो ऐसी कई जमीनें आएंगी जो हमारे महानगर पालिका की जगह झूठे दस्तावेजात देकर हड़प कर ली गई है। आज भी इन्होंने इंक्वायरी करना चाहिए, व्यक्ति ने अपनी महानगर पालिका की जगह कितनी उसने हड़प किया है, इनको सब मालूम है, लेकिन ये बचाते हैं। और पुलिस स्टेशन का लेटर दे रहा हूँ, मैं तारीख दे रहा हूँ। लेटर दिया क्या साहब ने? मेरे को अभी तक लेटर नहीं मिला है, मुझे अभी तक तो नहीं मिला है। अगर मिला भी होगा तो मैं इसकी जांच करूंगा कि वो मिला है या नहीं मिला है। हाँ, जो कुछ भी नेसेसरी है 2024 का है, 2024 का ही नहीं, तो थोड़ी 24 चेयरपर्सन है ना, अभी चेयरपर्सन है ना, उन्होंने मालूमात रखना चाहिए ना, चल रहे हैं ना, चेयरपर्सन है ना वो। जो व्यक्ति ने अपने नाम पे किया था, उसके प्रयोग किया था, वो नाम बताओ, वो कौन है वो व्यक्ति और उसने कितनी जमीन लिया है? मैं आप बताओ ना तो मैं बताता हूँ। सदरील विषय जो होता तर त्याच्या संदर्भात हा विषय नव्हता, त्यामुळे मी माहिती घेतलेली नाहीये। तर तुमचे जे काही प्रश्न असतील सर, तर ते तुम्हाला त्याच्यावर कारवाई होईल। महापौर मैडम, उसने ये जमीन जो है पूरे परिवार के नाम पे किया था, ये पेपर है, और ये नाम वो बोलेंगे, नाम वो बोलेंगे, वो अगर नहीं बोले तो वो बचा रहे, वो बोलेंगे। ये अपना नाम है मालेगांव महानगर पालिका, और यही जमीन पे वो झूठा हाथ से समनीकरण लिखा हुआ है, यानी कलेक्टर को भी मैसूर को भी इसमें मिसगाइड किया गया है। और ये चीज पत्र व्यवहार इन्होंने मैसूर से भी नहीं किए नगर रचना में, तो अपनी जमीन चली गई, यानी ये संबंधित थे, सब मैनेज मामला था। ये करोड़ों रुपए की जमीन है और 30 लाख रुपए की 30 करोड़ की जमीन है। तो ये ऐसा लगता है कि 30 करोड़ 40 करोड़ कुछ नहीं है, कुछ बड़ा होना 100-200 करोड़ का जब वो इसे आएंगे, ऐसा है क्या? तो मेरा बोलने का मतलब है ये उनका परिवार का नाम है, इन्होंने खुद नाम बताना चाहिए, तो नाम मैं इनको देता हूँ, इन्होंने नाम पढ़ के बताना चाहिए। गुना दाखिल हो जाएगा, नाम पड़े और रुपये गुना दाखिल हो जाएगा।
याच्यामध्ये गट नंबर 90 पैकी हे तुम्ही सर नाव दिलेलं आहे. याच्यामध्ये भरपूर नाव आहेत. पहिलं नाव कमलाकर शंकर पवार, राजीव पांडुरंग पाटील, वैशाली कमलाकर पवार, स्वाती राजू पाटील इत्यादी नाव आहेत. जे काही तुमचा विषय आहे माझ्याकडे 4 महिनाभर झालेला आलेला आहे. ही पत्र मला तुमचं अद्याप प्राप्त नाही आहे. जर डिपार्टमेंटला असेल मी तेच उत्तर देतो सर. याच्यामध्ये सर मी चेअरपर्सन आहे, परंतु या प्रकरणाबद्दल मला माहिती घ्यावी लागेल. मला काहीच माहिती नाही या प्रकरणात, तेच तुम्हाला सांगतोय. महापौर मैडम, प्रशासन राज्य में गलत जगह से वो जो विषय असलम भाई लाए, मेरा ये बोलना है अभी जो आरक्षित जगह है अगर कमर्शियल हिस्से में तो कारपोरेशन का आर्थिक फायदा कैसे हो वो भी उसमें शामिल कर लो कि नगर रचना से बात करके जो आरक्षण की आरक्षित जगह है कमर्शियल हिस्से में है तो उसका कैसे हम फायदा आर्थिक तौर पे कारपोरेशन को हो सकता है वो भी उतना मेरी बात ले लो। और महापौर मैडम दूसरी बात, ओपन स्पेस पे जो कॉम्प्लेक्स जो बना के दिए गए है ना, और गाले बना के दिए, आज वो जो अपनी ओपन की जगह के भाड़े दूसरे लोग ले रहे हैं, भाड़ा दूसरे लोग ले रहे हैं। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने, ना तो मैं बताऊंगा ना तो इन्होंने बताना। प्रभाग अधिकारी और प्रभाग के जो इंजीनियर, वार्ड इंजीनियर नगर रचना से जो संबंधित है, तो कॉम्प्लेक्स बना के भाड़े दे दिया गया है। अगला विषय लिया जाएगा. विषय क्रमांक दरेकर यांच्या यादीमध्ये मालेगाव महानगरपालिका क्षेत्रातून अंदाजे 2000 कोटीची रक्कम केंद्र व राज्य शासनाद्वारे वसूल केली जाते, परंतु त्याबद्दल शासनाकडून महानगरपालिकेला स्थानिक संस्था कर GST अनुदान याद्वारे वार्षिक रक्कम 266.76 कोटी प्राप्त होत असून सदरची रक्कम महानगरपालिकाचे कामकाज चालविण्याच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत कमी असल्याने मालेगाव शहरातून वसूल होणारे एकूण GST रकमेपैकी 25% रक्कम महानगरपालिकेस 500 कोटी विकास कामांसाठी मिळण्याकामी विचार विनिमय करून निर्णय घेणे. महापौर साहेब, मालेगाव महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यापासून 2001 पासून जकात कर चालू होता. जकात कोटी मालेगाव महापालिकेला जे उत्पन्न मिळायचं ते भरपूर उत्पन्न होतं आणि वार्षिक 15 ते 40% दरवर्षी त्या उत्पन्नात वाढ व्हायची. परंतु 2014 पासून शासनाने जकात बंद केली व LBT चालू केली. LBT चालू केल्यानंतर LBT मध्ये त्यांनी असं सांगितलं, शासनाचा असा निर्णय होता का LBTची सक्तीने कर वसुली करू नये. त्याच्यामुळं सक्तीची कर वसुली न झाल्यामुळे मालेगाव महानगरपालिकेला आर्थिक नुकसान झालं आणि 2015 पासून 17 पर्यंत जवळजवळ LBTची एकूण रक्कम त्यावरील व्याज प्लस त्यावरील दंड एकूण 127,56,19,517 रुपये रक्कम ही महापालिकेची घेणे आहे, ती वसुली होत नाहीये. मालेगाव महानगरपालिकेला आज रोजी वस्तू व सेवा कर कोटी 20.62 कोटी रुपये मासिक नुकसान भरपाई प्राप्त होत आहे. म्हणजेच वार्षिक 247 कोटी इतके अनुदान प्राप्त होणार आहे. मात्र जकात कर आज रोजी सुरू राहिला असता तर महापालिकेला 15% वाढप्रमाणे जवळपास वार्षिक 584 कोटी इतके उत्पन्न प्राप्त होऊ शकले असते. त्यापोटी GSTची जी रक्कम ही मिळणारी ती अत्यंत तोडकी आहे. त्यामुळे महापालिकेला आर्थिक नुकसान होत आहे. तरी 584 कोटी शासनाकडून GST कोटी मिळावे असा ठराव करावा व LBT कोटी जो 127,56,19,517 थकलेला आहे तो पण महापालिकेने थोड़ा सक्तीने वसूल करावा अशी मी आपणास विनंती करतो. महापौर साहब, ये जो विषय आया है इसके अंदर यहाँ मालेगांव में टेक्सटाइल का पूरा कारोबार है, तो जो हमारी मालूमात है तकरीबन साल का 2000 करोड़ रुपया GST अपने मालेगांव से गवर्नमेंट को जाता है, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट और केंद्र सरकार IGST और उसका जो रहता है तकरीबन 2000 करोड़ रुपया
मालेगांव शहर से जीएसटी वसूल होता है, तो उसमें से मेरी ऐसी सूचना है कि कम से कम 25% यानी 500 करोड़ रुपए तकरीबन हमारे मालेगांव महानगर पालिका को मिलना चाहिए, फंड रिफंड उसका मिलना चाहिए। हमारे को जो 2-2.5 करोड़ के करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए करीब जो साल महीने का हमको दिया जाता है, उसके अंदर हमारे पगार है, हमारा स्थापना खर्चा जो 50% के ऊपर है, फिर उसमें हमारा जो विकास के काम है, घर है, इसमें हम लोग ये काम नहीं कर पा रहे। इसके लिए इसमें ये सूचना मेरी ये डालना है कि तकरीबन 500 करोड़ रुपया जो 2000 करोड़ हमारा यहाँ से जो लोग मालेगांव शहर के लोग पावर लूम से लेकर और दूसरे कारोबार से जो भरते हैं, उसका 25% कम से कम हमको यहाँ दिया जाए, ऐसी मेरी सूचना है। सन्माननीय सदस्यांनी चांगला विषय आणलेला आहे. मी आपल्याला आणि सर्व संस्था विनंती करतो, मालेगाव महानगरपालिकेच्या कुसुंबा रोड पासून तर गिरणापूरच्या अलीकडचं म्हणजे संगमेश्वर भागापर्यंत, इकडून दरेगाव फाट्यापर्यंत हे रोड आधी नॅशनल हायवेकडे होते. सन 2018ला 17-18ला हे रोड जे डिनोटिफाईड झालेले शासनाकडून, म्हणून हे रोड आपल्या मालकीचे झाले. त्याचा अर्थ या रोडवर रात्र किंवा दिवसा लाखो गाड्या हजारो गाड्या जातात. तर माझी सूचना आपल्याला याच्यावर एक कर वसूल करता येईल का आपल्या हक्काच्या रस्त्याने हा सर्व वाहतूकचा विषय नाही, उत्पन्नाचा विषय नाही, उत्पन्नाचा विषय आहे. तर या सभागृहाने असा काही आर्थिक विषयाचा ठराव केला आणि शासनाकडे विनंती केली, कारण हे जे रोड आहे मालेगाव महानगरपालिकेच्या मालकीचे रोड आहे आणि याच्यावर सर्व खर्च आता महानगरपालिका करते. याचा जो घसारा होतो या सगळ्या गाड्यांच्या वाहनांच्या जाण्या येणे होतो. म्हणून आपल्याला विनंती, जर उत्पन्नाचा यांच्या समोर हा आहे जर होत असेल तर मग या महासभेने याचा विचार करावा. हा विषय खूप मालेगाव महानगरपालिकेच्या विकासासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. तर सदर महापौर मॅडमांनी व प्रशासनाने माननीय मुख्यमंत्री वित्तमंत्री व नगर विकास मंत्री यांच्याशी भेट घेऊन या विषयाचा पाठपुरावा करावा पाहिजे आणि 500 कोटी निधी मालेगाव शहरात विकासासाठी शिक्षणासाठी योग्य भागात उपयोगी पडेल यासाठी लवकरात लवकर पाठपुरावा करून या विषयाची पुनर्बोलणी करावी पाहिजे. कर्मचारी उपस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक उपाय म्हणून ESR कनेक्टिविटी ऑटोमेशन प्रकल्प उभारने का भी विचार विनिमय करून निर्णय घेणे. महापौर साहब, मैं आपके माध्यम से वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से पूछना चाहूँगा कि मालेगांव शहर में कितनी टाकी है पानी की, कितनी पानी की टाकी है और उसके लिए हमारी सुरक्षा रक्षा क्या है, उस पानी की टाकी पे क्या होगा, वहाँ ओवरफ्लो होकर पानी बहता या कमी टाकी में वो पानी दे दिया जाता जिससे कम प्रेशर से लोगों को नल नहीं आता, ऐसा क्या तुम्हारी मालूमात में है, जरा वो बताना. फिर मैं 2 मिनट बोलूंगा और मीटिंग खत्म करेंगे इंशाल्लाह. आओ जल्दी से. माननीय महापौर मॅडम, माननीय उपमहापौर मॅडम, उपस्थित सभागृह, मालेगाव शहरात 4 प्रभाग मिळून 50 पाण्याच्या उंच जलकुंभ आहेत आपल्याकडे आणि ओव्हरफ्लोसाठी जे आहे तिथं लेवल ट्यूब लावलेली आहे. आपण लेवल दुरी आहे की वॉलमन वार्ड चालू केल्यानंतर ते लेवल बघतात, तेवढी लेवल झाली टाकी मग पाणी सोडतात. महापौर साहब, इन्होंने बताया कि वहाँ डोरी लगी हुई, मीटर लगा है, वो वालमेन आता चालू करता, जब देखता बंद करता, जब देखता, ये सब बातें है. वालमेन महल्ले में रहता, वार्ड में रहता और पानी की टाकी कौन भरता, कौन देखता, वह खुलो होकर पानी की टाकी, सरसैयद की टाकी, अलीगढ़ की टाकी बहते रहती. मैं इनको व्हाट्सएप देख के बोलता उसको बंद करवाओ. उसको बंद कराने का मैंने ये अपने भी तुमको बोला, सरसैयद की टाकी ओवरफ्लो होकर ऊपर से पानी बह रहा था, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, ऊपर से पानी गिरा रहे. वो जाने दो. नासिक महानगर पालिका में
सीसीटीवी कैमरा लगा है और वहाँ मशीनरी लगी हुई है कि पानी गुणवत्ता है कि अन्य गुणवत्ता है और पानी कम है कि ज्यादा है, सब पूरे सीसीटीवी पानी की टांकी में लगी हुई है। उसकी एक्टिविटी सब कारपोरेशन में दिखती कि कौन सा पानी शुद्ध है कौन नहीं शुद्ध है, वो दिखता। कितनी टांकी भरी है कितनी नहीं भरी है, या पानी की टांकी पे कोई चढ़ता है तो वो भी दिखता है, नहीं चढ़ता है वो भी दिखता है। और वो गवर्नमेंट की स्कीम है, तो वो गवर्नमेंट की स्कीम से तुमको ये विषय लाना था, हमको लाना पड़ा। बहुत तकलीफ की बात है कि जो डिपार्टमेंट का काम है उसको हमको करना पड़ रहा। अगर ये हो जाता तो कम से कम वहाँ भी सीसीटीवी लग जाती और गवर्नमेंट का फंड लाने के लिए विषय है। ये तुमको नहीं बोला जा रहा है कि तुम सीसीटीवी लगाओ, गवर्नमेंट से फंड आने के लिए विषय है। लेकिन कारपोरेशन डिपार्टमेंट की हलगर्जी देखो कि जो चीज का गवर्नमेंट दे रही पैसा दे लो वही ले लो और जाके टाकी देखो कितना पानी भरे जा रहा कितना नहीं भरे जा रहा, कितना गुणवत्ता है कितना नहीं गुणवत्ता है, वो देखने का तो वो भी काम हम नहीं कर रहे। वो भी देखो कितने कौवे हैं कितने परिंदे हैं बगले तो ये खराब बात है। डिपार्टमेंट ने नासिक महानगर पालिका ये है सिस्टम, नासिक महानगर पालिका में सिस्टम है जो कारपोरेशन में बैठ के दिखता है टाकी कितनी भरी कितनी नहीं भरी। उसे चालू किया तो कौन कितना मीटर भरा गया कितना नहीं भरा गया, फुल टाकी हुई थी कि नहीं हुई थी, और पानी शुद्ध है कि अशुद्ध है वो भी दिखता, वो मशीन बताती। तो कम से कम लगाने वाला ठीक है, ये फंड आ रहा है बेटा उसको मंजूर करो। त्याची जी लेवल जोरी ती किती दिवसापासून तुटलेली आहे तुम्हाला सांगून म्हणजे तुम्हाला बऱ्याच आम्ही सांगितलं, त्याच्यावर अजून काही उपाययोजना झालेली नाहीये। खूप प्रमाणात पाणी ओव्हरफ्लो होतं आणि नेहमी दर 2 दिवसाआड पाणी वाया जात आहे। याच्यावर कधीच कारवाई करण्यात आलेली नाही। मला एक उत्तर पाहिजे, एवढं उत्तर द्या मी बसते। कारण आम्ही करून चुकलं साहेब, बऱ्याच वेळा फोन करून चुकले, आजूबाजूच्या लोकांनी तुम्हाला फोन केलेला आहे। लेवल दोन्ही दुरुस्ती ही वारंवार करण्याची गोष्ट आहे। म्हणजे जसा वापर होतो त्याचा घसारा होतो आणि ते कारण ते जेवढ्या वेळ कमी अधिक लेवल होते ते वारंवार महिने 2 महिन्यात थोडीचं काम करावंच लागतं मॅडम। मी माहिती घेतो अरे बोलू द्या ना तुम्ही आम्हाला पण। महिलांना बोलू द्या, तुमचं रील झालेलं आहे, तुम्ही आरोळ्या मारून रील बनवून घेतलेले आहे। जरा महिलांचा रील तर पाण्याचा प्रश्न आहे, तिची तळमळ आहे बिचारी, जरा ऐकून घ्या। त्या पाण्याच्या प्रश्नांना आम्हाला सामोरे जावे लागते। मी माझ्या बोलले 1 मिनिट दादा साहेब, मला याचं उत्तर द्या की तुम्ही केव्हा कारवाई करणार आहे, कारण आम्ही करून म्हणजे तुम्हाला कॉल करून प्रशासनाला सांगून आम्ही खूप थकले। मॅडम उद्या दोन्हीचं काम तिकडं होणार आहे 100%। नक्की। आणि साहेब एक विनंती की फोन केल्यानंतर तर लवकर कारवाई करा, आम्ही पण नगरसेवक आहे, आम्हाला रिक्वेस्ट नका करायला की साहेब करा करा करा। उद्या साहेब केलं का जाऊन सत्कार करा।